नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम 2 साल मोदी सरकार के इस खास अंक में आपका स्वागत है। भारत दुनिया की उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जहां विकास की रफ्तार सबसे तेज है। विदेशी निवेश के मामले में हम सबसे आगे दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर यह है कि कैसे भारत को लेकर पूरी दुनिया में सोच को बदला जाए, जिसमें खास जोर मजबूत निवेश पर है जो रोजगार के मौके दे। लेकिन कुशलमंद लोगों को इससे उड़ने का एक नया आकाश मिलेगा, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब हम व्यापार निवेश के रास्ते बेहतर बनाते हैं, जो हमें दिखाई भी दे रहा है। लेकिन आखिर इतनी कोशिशों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बेहतर जीवन की, जहां बुनियादी चीजें ही ना हो बल्कि नए दौर में हमें स्मार्ट शहरों के वासी भी बने, ताकि नया भारत हो, बेहतर भारत हो। आज हम चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, जाने माने अर्थशास्त्री। हमारे साथ ए.के. भट्टाचार्य हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और जो नजर होगी वो आज चर्चा पे हम नजर डालेंगे 3 प्रमुख कदमों पर। हमारी सबसे पहले नजर होगी मेक इन इंडिया पर, जिससे काफी सारी उम्मीदें हैं, और इसके बाद हम नजर डालेंगे कि आखिर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है, यानी भारत में व्यापार करना कितना आसान हुआ है, इस पे हम बातचीत करेंगे। और साथ में बात करेंगे स्मार्ट सिटीज की, यानी आने वाले वक्त में कैसे हम एक ऐसे शहर में होंगे जहां पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं और ई गवर्नेंस जैसे मुद्दे हैं वो बेहतर तरीके से लोगों को मुहैया होंगे। और शुरुआत अगर मेक इन इंडिया से करें, भट्टाचार्य सर, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूं। हम जानते हैं कि कई सारे प्रस्ताव मेक इन इंडिया के तहत आए हैं, चाहे रेलवे में हो, चाहे तकनीक की कंपनियां हो, मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हो, कई प्रस्ताव भारत में आए हैं। क्या मेक इन इंडिया ने एक पुश दिया है? ज़रूर। अगर आप एक प्रोग्राम की बात करें या स्लोगन की बात करें, मेक इन इंडिया का पुश तो काफ़ी दिख रहा है। और इन्वेस्टमेंट्स भी 2, 3, 4, 5 जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स पिछले 2 साल में आए हैं। पर अभी भी जो इन्वेस्टमेंट की जो गति जो है अभी ज़रा धीमी है, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट रेट है अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जो FDI जो है वो भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें कि मेक इन इंडिया की जो हमारी जो स्वप्न जो है वो साकार होगा, वो उस जगह अभी तक ज़्यादा नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट जो है, मेक इन इंडिया का जो गोल जो है वो तभी साकार होगा जब हम जो एक एनवायरनमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो है लैंड की और दूसरी है कि लेबर की। और दोनों जगह में मेरे ख्याल से जो दायित्व दिया गया है वो स्टेट को दिया गया है। सेंटर ने, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि लैंड और लेबर की जो रिजिडिटीज जो हैं वो बातें अब स्टेट्स को दी गई हैं। जो स्टेट अच्छा समझेगा वो उसी तरह से लैंड और लेबर की जो नियमों को थोड़ा शिथिल करके, जिससे कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से स्टेट आगे आए। राजस्थान काफ़ी आगे आ गया है, मध्य प्रदेश काफ़ी आगे आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि और जो बाकी जो प्रदेशों में इसके ऊपर क्या संचार लग रहा है। पर जो मेक इन इंडिया का एक जो रिस्पॉन्सिव सक्सेस की जो एक जो कंडीशन जो है वो मेरे ख्याल से ये लेबर और लैंड लॉज, जिससे कि एग्जिट और एंट्री पॉलिसी का शिथिल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज बैंकरप्सी लॉ पे आज राष्ट्रपति की मुहर भी लगी है। डॉक्टर भल्ला, मैं आपसे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो स्लोगन की बात थी, जिस तरह से पूरी दुनिया में स्लोगन को सामने रखा गया, और जिस तरह से वैश्विक हालात हैं और जिस तरह के लक्ष्य हमने बनाए हैं मेक इन इंडिया को लेके, इस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? देखिए, मेक इन इंडिया को मैं एक आइसोलेटेड स्कीम नहीं मानता हूँ। ठीक है। मेक इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट है। आज मेक इन इंडिया से मुद्रा अटैच्ड है, क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए आपके छोटे एंसिलरी इंडस्ट्रियों का पनपना जरूरी है। लैंड और लेबर की बात करी, उसके अलावा कैपिटल, तो उससे आपका SME और MSME सेक्टर के लिए आपको मुद्रा है। मेक इन इंडिया के लिए स्टार्टअप इंडिया भी मेक इन इंडिया का बिल्कुल पार्ट है। स्टैंड अप इंडिया से ग्रामीण स्तर पर आप प्रति ब्रांच 2 उद्यमी तैयार कर रहे हो प्रति वर्ष। बिल्कुल। मेक इन इंडिया एक टोटल फिनोमिनन है। और
जैसे इसके बाकी जितनी भी योजनाएं हैं वो मेक इन इंडिया को पुश कर रही है। बिल्कुल। और हमारा देश में 2 से 3 वर्ष पूर्व हमारी ग्रोथ हो रही थी, पर स्क्यूड ग्रोथ हो रही थी, सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड ग्रोथ हो रही थी। वो अच्छी है खराब है उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, पर बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं हो रही थी और एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड ग्रोथ से नहीं बढ़ सकता था। ठीक है। और प्रति वर्ष हमारे देश में सारी सरकारें, राज्य, केंद्र, विश्वविद्यालय सब मिला के टोटल 10 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो 10 लाख लोगों के रोजगार से भारत की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता था। तो इसका एक आप जो मैं समझ पा रहा हूं कि ज्यादा ठोस और बुनियादी जो विकास की नींव है वो मेक इन इंडिया रख रही है। मेक इन इंडिया इज ए फिनोमिनन, मेक इन इंडिया इज अ कंसेप्ट। मेक इन इंडिया मैं उसको एक आइसोलेटेड स्कीम नहीं मानता हूं। कई सारी चीजें इसमें नहीं, मेक इन इंडिया बीच में है और इसके चारों और बाकी स्कीम्स इसको पुश कर रही है। उदाहरण के लिए हम स्किल इंडिया की बात स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्योंकि जब तक डिजिटाइजेशन नहीं होगा तो मेक इन इंडिया को थ्रस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। और क्या मुद्रा जो अपनी स्कीम है जिससे कि फाइनेंसिंग होगी छोटे से, क्योंकि मेक इन इंडिया से ही एम्प्लॉयमेंट, एक अनुमान आपको जस्ट एक बताता हूं कि एक सर्विस सेक्टर की कंपनी अगर 100 करोड़ की रेवेन्यू लाती है और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी 100 करोड़ की रेवेन्यू लाती है, तो एक स्टडी के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी में 5 से 10 टाइम्स 5 से 10 गुना ज्यादा रोजगार होता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और शायद इसलिए वो ज्यादा ठोस है। एक बड़ी बात यह कि इस वक्त कितना जरूरी था मेक इन इंडिया जैसे कदम को आगे रखने की, पहल को आगे रखने की, जैसा कि वल्लभ जी कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर पे बेस्ड विकास जो है बहुत सस्टेनेबल उस तरह से नहीं। देखिए, दो चीज है इसमें। पहली बात तो यह है कि जो हमारी देश की जो जनसाधारण जो है उसकी जो नौकरी की ज़रूरत जो है, जो सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ जो है अपनी नेचर ही उसका ऐसा है कि वो ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा अर्बन शहरी लोगों को ज़्यादा नौकरी मिलती है सर्विसेज सेक्टर। बिल्कुल, उसमें क्योंकि कुछ अलग तरह के काम ही ऐसे हैं, चाहिए, स्किल की ज़रूरत है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें उनका जो नौकरी जो मिलती है वो काफ़ी इंक्लूसिव होती है, हर स्तर की नौकरी मिलती है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उनका शेयर ऑफ द जीडीपी जो है वो 15 से 16% है इस वक्त हमारे पास। और कोई विश्व में अगर आप देखें कि कोई विश्व में कोई एक इकोनॉमिक पावर बनने के पहले वो देश को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाता है। अगर आप अगर इंग्लैंड को देखें इंडस्ट्रियल 19th सेंचुरी में, अगर आप अमेरिका को देखें, अब चाइना को देखें, तो अगर हमें अगर एक ग्लोबल विश्व में एक इकोनॉमिक पावर बनना है, मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी मजबूती चाहिए हमें। 15 से सरकार ने लक्ष्य रखा है 25% की शेयर बनाने की। मैं एक छोटा सा जवाब चाहूंगा डॉक्टर वल्लभ कि हम आज हमारे पास आंकड़ा है कि भारत एफडीआई के मामले में, निवेश के मामले में चीन से आगे निकल गया है और नंबर 1 एक तरह से बन गया है। ये किस तरह के संकेत देता है अगर मेक इन इंडिया और पूरे माहौल की बात करें तो? देखिए, जो वैश्विक वातावरण है उसमें आज हम नंबर 1 एक विदेश एफडीआई का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गए। तो ये एक जो वैश्विक वातावरण है उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा इंटरनल कंजम्पशन है, उसको देखते हुए और कोई इकोनॉमी इतना अभी सस्टेन, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकती है। और दूसरा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट हमारे जैसे देश में ही यूज हो सकता है और कहीं हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो संभावनाएं बेहतरीन है और यही बात निकल कर भी आ रही है। यहाँ पे हम रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कि मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर एक जरूरत है ईज ऑफ बिजनेस, यानी व्यापार करने की आसानी, और वो किस तरह के मौके भारत को मिल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा।
पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग यूरिया के कारण आपकी जमीन को बचाने में, आपकी फसल को बचाने में और आपके पैसे बचाने में काम आने वाला है। इस नीम लेपित यूरिया से और क्या क्या लाभ है? एक तो इसकी खपत कम होती है और इसमें नीम होने के कारण कीट भी कम आते हैं। मिट्टी और फसल खिल उठते हैं। ये नीम लेपित यूरिया का उपयोग केवल खेती बाड़ी के लिए होता है। इस साल यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। अब ये नीम लेपित यूरिया हर जगह आसानी से मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नीम लेपित यूरिया का वरदान, लहलहाते खेत, खुशहाल किसान। दादा एक चीज सैंडविच। सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया। तू कहाँ था यार? तेरा फोन भी नहीं लग रहा। गाइस, द प्रपोजल लुक्स गुड। वाओ, ये क्या चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया टीम है ये। एक दिन इन बच्चों के सपने पूरे होंगे। स्टार्ट किया स्टार्टअप इंडिया। सरकार नई सोच वालों को सही रास्ता दिखा रही है, सही लोगों से मिलवा रही है, उनकी पूरी मदद कर रही है। मेरा देश, मेरा देश। नए उद्यमियों को 3 साल तक इंस्पेक्शन और इनकम टैक्स में छूट, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, हैंड होल्डिंग एवं फंडिंग सपोर्ट, इंसेंटिव, इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया पार्टनरशिप और इंक्यूबेशन की भी फैसिलिटी। अब की बार सपने साकार। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। बापू, इस बार फसल बीमा जरूर कराना। कुछ नहीं होता है बीमा से, किसान को तो परेशानी ही है। बहुत फर्क है बापू। इस बार प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना में रबी खरीफ का प्रीमियम दर बहुत ही कम है। अब बारिश, ओला खेत, खलिहान सब में कवरेज है। अब छोटे से छोटे किसान को भी पूरी सुरक्षा, छोटा प्रीमियम, बड़ा बीमा। ये खबर अपनी माँ को बता दे और आज खीर बना ले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, छोटा प्रीमियम, बड़ा बीमा, एक फसल के लिए एक ही दर, पूर्ण सुरक्षा, संपूर्ण भुगतान, बिना कैपिंग के। आजादी से अब तक फसल बीमा मात्र 20% किसानों तक पहुंच पाया। इसे अगले 3 साल में 50% तक ले जाने का लक्ष्य है। ई नाम के अंतर्गत अब किसान अपने उत्पाद घर बैठे देश भर में बेच सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड सभी किसानों के लिए। अब की बार किसान की जयकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2 साल मोदी सरकार। और डॉक्टर बल्लभ, अगर मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी हम चर्चा भी थोड़ी कर रहे थे ब्रेक से पहले, ज़रूरी है कि एक माहौल बने और जिस तरह से एक छवि भारत की पूरी दुनिया में रही है पिछले 2 सालों में, कितनी ये टूटी है। क्योंकि हमारे सामने कई रैंकिंग, वैश्विक रैंकिंग है जो बताते हैं कि भारत सुधार की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मैक्रो इश्यू है। इसमें कई चीजें में काम हुआ। जैसे 2 वीक पहले भारत ने IPR पॉलिसी लाए, तो एक पेटेंट कराने का एक टाइम बाउंड स्ट्रक्चर आया। नहीं तो लोग कहते थे कि भाई हम पेटेंट के यहाँ पे नया कोई काम करें, पेटेंट कराने में औसतन यहाँ पे 6 से 8 साल लग जाते हैं, जबकि और देशों में जाके वही चीज पेटेंट हम ज्यादा जल्दी करा सकते हैं। ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कई चीजें आई, जैसे 1 पर्सन कंपनी जिसको हम कहते हैं OPC, ये सब एंटरप्रीनियर्स को बढ़ावा देने के लिए कि एक आदमी भी कंपनी बना सकता है। क्योंकि लोग सोचते थे कंपनी बनाने के लिए 2, 3, 4 लोग, 5 लोग चाहिए, तो OPC आया। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स का कंसेप्ट आया, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे काम हुआ, ये काम हुआ। तीसरा, एग्जिट रूट आपने स्ट्रेंथन कर दिया बैंक्रप्सी से। आप
कोई भी एक एंटरप्रेन्योर आया है या कोई भी उसको फंडिंग कर रहा है, दोनों के सेफगार्ड्स को सारे जो पीसमल अपने लेजिस्लेशंस थे उनको सबको एक यूनाइट करके एक, और उसका परिणाम भी हमें मिला कि आज 16 रैंकिंग हमारी सुधरी है। लॉन्ग वे टू गो, पर सुधार चालू हुआ है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक का सबसे एक चौथा जो सबसे मुख्य काम हुआ वो सेल्फ सर्टिफिकेशन, क्योंकि अब हम देखते हैं कि सेल्फ सर्टिफिकेशन ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। भट्टाचार्य साहब, वैश्विक रैंकिंग और इसकी तमाम बातें होती है और ऐसा लगता है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो बाहर से ही निवेश, लेकिन देश में ही ऐसे बहुत सारे उद्यमी और ऐसी इतना पोटेंशियल है कि वो अगर प्रक्रिया आसान होती है तो वो सीधे सीधे फायदा देगी हमें। एकदम सही बात है। अब देखिए, जो डॉक्टर वल्लभ ने जो बात कही, ये चारों बात एकदम सही है। मैं एक पांचवा एक आयाम जोड़ूंगा इसमें, वो है कि डिजिटाइजेशन एफर्ट। सारा जो प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग, एप्लीकेशन क्लियरेंस, उसमें काफ़ी डिजिटाइजेशन आ गया है। उसका डिजिटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप अपने घर में या अपने ऑफिस में बैठकर आप एक एप्लीकेशन देते हैं, वही एप्लीकेशन कोई आदमी के इंटरफेरेंस बिना और इंटरवेंशन बिना उसी का कंसिडरेशन होता है। क्या हम यहाँ ई बिज की चर्चा कर सकते हैं? ई बिज की एग्जैक्टली। तो सारा जो डिजिटाइजेशन जो प्रोसेस जो है वो, अब जब हमारे देश में करप्शन कब आता है, जब सही बात तो यह है करप्शन तभी आता है जब एक आदमी दूसरे आदमी से मिलने का एक अवकाश मिलता है, जब ह्यूमन इंटरफेस ही कम कर देंगे आप, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में करप्शन का स्कोप बहुत कम हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक आयाम है। वो हमारे मेरे ख्याल से ये जो एक पुश मिला है डिजिटाइजेशन का, वो हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो आपने जो बात कही थोड़ी देर पहले, स्टार्टअप इंडिया की बात, तो स्टार्टअप इंडिया में जो नए जो उद्यमी जो हैं, नए आइडिया वाले उद्यमी जो हैं, उनको काफ़ी एक सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगता है कि इसका ये सारे जो इम्पैक्ट होंगे, ये चार जो डॉक्टर वल्लभ ने कहा, और ये डिजिटाइजेशन और स्टार्टअप इंडिया का, तो टोटल इम्पैक्ट इस साल नहीं, मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि जो ग्लोबल जो एनवायरनमेंट जो है एक इंडिया का, ये एक छवि जो है, छवि सुधरने के आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल। और नीति आयोग के जो सीईओ वो कहते भी हैं कि अगले 3-4 सालों में हम जो टॉप 50 या 30 के जो देश हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में, उसमें हम शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल पहुंच सकते हैं। एक इसमें मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने एक प्रक्रिया अपनाई कि जो पुराने पड़ चुके कानून हैं, जो कहीं ना कहीं एक बाधा, ऑब्स्टिकल बन का काम करते हैं, उसको एक साथ लाकर उसको एक तरह से खात्मे की प्रक्रिया शुरू की। ये कितना बड़ा कदम इसे आप मानते हैं? ये बहुत बड़ा कदम है। और उसके अलावा वो कानून तो जो थे, कई ऐसे कानून थे जिनका मतलब मजाक उड़ता था कि आपने ये काम नहीं किया तो आपको 15 पैसे का जुर्माना। अब ये मतलब हर जब हम लॉ के स्टूडेंट से बात करते थे तो वो मजाक उड़ाते थे कि सर ये क्या चक्कर। तो उनका खात्मा हुआ। और एक जब आप कानून कम करोगे, ये भी एक रिसर्च हुई है कि जितने ज्यादा आपके कानून होंगे उतना ही ज्यादा आप स्कोप देते हो टू गेट अराउंड देम। बिल्कुल। मींस कानून का उल्लंघन ज्यादा जब भी हो सकता है जब कानून ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो और स्ट्रेट फॉरवर्ड कानून होंगे, देयर विल बी नो स्कोप फॉर गेटिंग अराउंड देम। तो क्लैरिटी अगर होगी कानूनों में तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निश्चित रूप से। और नया उद्यमी, आज मैं नया उद्यमी, मैं टेक्नोक्रेट हूँ, नया उद्यम लगाने से पहले मैं घबरा जाता हूँ कि यार मैं कंपनी कैसे खोलूंगा, मैं कहाँ रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, मेरे 6 साल तक मैं चक्कर काटता रह जाऊंगा और मेरी जिंदगी 6 साल पीछे हो जाएगी। ठीक। तो अब इनसे, जैसे आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, कंपनी रजिस्टर कराओ। क्यों लोग हमारे देश के लोग क्यों जाके सिंगापुर या यूएई या दुबई या इन जगहों पर क्यों कंपनी खोलते हैं? क्योंकि वहां पे अगर ऐसा कानून है कि अगर 7 दिन में आपकी कंपनी नहीं खुली और कोई जवाब नहीं आया तो 8वें दिन वो डीम्ड मान ली जाती है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक जैसे हमने स्टार्टअप इंडिया की बात की था, उसके तहत ये कुछ कोशिशें की गई कि 3 साल तक टैक्स से छूट मिलेगी, 3 साल तक कोई पूछताछ नहीं होगी, इंस्पेक्शन नहीं होगा। तो हम मान सकते हैं कि इससे नए उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, हमारी अगर आप देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री को अगर नज़र डालें तब आप ये देखेंगे कि हमारी जो आईटी रेवोल्यूशन जो हुई वो तभी हुई जब सरकार ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा निगरानी न की, कोई सुपरविजन नहीं आया, बंदिश नहीं लगाई। उसी से हमने 1990 से जो हमने रेवोल्यूशन देखा वो आज आईटी एक ग्लोबल फोर्स बन गया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप इंडिया में जो है सरकार ने जो एक पीछे कदम लेने का जो एक निर्णय लिया है वो बहुत ही एक
एक आशापूर्ण स्टेप है। बिल्कुल। और सरकार ने जो एक नॉन इंटरफेयरिंग सरकार होने का इस मामले में, बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से स्टार्टअप इंडिया के जो सपना साकार होने के लिए काफी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। और निश्चित तौर पर जो तमाम कोशिशें हैं उनका लक्ष्य कहीं ना कहीं यह है कि जो आम लोगों की जो पहचान, उनकी जो क्षमता है वो बिल्कुल सामने आए और उन्हें बेहतर और नया भारत देखने को मिले। और इसी कड़ी में हम स्मार्ट सिटीज की बात कर सकते हैं, जिसमें कोशिश इस बात की हो रही है कि जो निचले स्तर से वहां से फैसले लिए जाएं, वो अपने हिसाब से नीतियां बनाएं। इसमें स्मार्ट सिटी में और क्या कुछ हम चर्चा कर सकते हैं, क्या कुछ नई बातें, इस पे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जीवन की खुशहाली में न आने दे एक भी विराम, समय पर करें अपनी बीमा किश्त का भुगतान। याद रहे 25 से 31 मई तक आपके बीमा प्रीमियम की राशि अपने बैंक के बचत खाते में अवश्य जमा रखें। वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 330 रुपए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, सिर्फ 12 रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र बीमा एजेंट से संपर्क करें। जनहित में जारी। कृषि जगत में एक नई सुबह न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर के साथ अत्याधुनिक तकनीक वाले ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरणों की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 1800-419-0124। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें, कॉल करें 1800-120-2838। हाँ, अब कहाँ मुड़ो? मेन रोड पर स्कूल है ना, उससे दाएं रास्ता जा रहा है, तालाब के बगल से सीधा आ जाइए। अरे गाड़ी मुड़ तो जाएगी ना, मैं तो हाईवे से सटासट आ गया। आप तो 2 साल से गांव में आए नहीं हैं। अब वो बात नहीं रही गांव में कि 2 बूंद बारिश पड़ी और सब बंद। गांव की सड़कें भी अब टनाटन बन गई हैं। वो क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में, आने जाने में नो प्रॉब्लम। हाँ, पिछले 2 सालों में प्रतिदिन 100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई। वर्ष 2019 तक 2.23 लाख किलोमीटर सड़कें बनवाकर छोटे से छोटे गांव को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा। 2015-16 में 6029 किलोमीटर के हाईवे बनाए गए। अब की बार गांव में भी रफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज की। कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में 100 स्मार्ट शहर बनेंगे और इसमें कई तरह की बुनियादी सुविधाएं काफी आसानी से उपलब्ध तो होंगी, जिसमें पानी, बिजली जैसी सुविधाएं होंगी और साथ में ई गवर्नेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी, इस पे भी जोर दिया जाएगा। डॉक्टर वल्लभ, अगर हम स्मार्ट सिटीज की बात करें तो एक बड़ा सपना लगता है 5 सालों में 100 स्मार्ट शहर। कैसे आप देखते हैं, क्या ये बहुत महत्वाकांक्षी है? देखिए, ये आप फिर इसको आइसोलेशन में ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया इसका पार्ट है। बिल्कुल। अगर आप डिजिटाइजेशन नहीं करेंगे तो स्मार्ट सिटी कैसे होगा? स्वच्छता अभियान इसका पार्ट है, क्योंकि स्मार्ट सिटी, स्वच्छ सिटी तो बिल्कुल, जिसमें गार्बेज डिस्पोजल और बाकी चीजें शामिल और जिस तरह से नॉर्म्स आ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिस्पोजल, और भारत जैसे मतलब दूसरे देशों का जो गार्बेज अपने यहाँ जो डिस्पोज करना चाहते थे, उस पर भी कई अहम कदम उठाए। तो स्मार्ट सिटी एक कल्पना है जो कि साकार हो सकती है इन सब योजनाओं को साथ में लेकर। बिल्कुल। एक आइसोलेशन में हम सोचे कि भाई ये स्मार्ट सिटी पे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं एक स्मार्ट सिटी बनाने पे इतने 1000 करोड़ चाहिए और इतने का आवंटन हुआ है, पर वो तो एक आवंटन हुआ है, बाकी योजनाएं भी तो है जो उसको पुश दे रही है। बिल्कुल। आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपका कन्वीनियंस, आपके डिस्पोजल, आपके ग्रीन नॉर्म्स बनते जा रहे हैं। तो वो सब चीजें भी तो स्मार्ट सिटी को, पर जो सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके ऊपर हुई है वो है कि आज शहरों में कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हर शहर दूसरे से compete कर रहा है, जैसे राज्यों में कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है कि मेरा ईज ऑफ डूइंग का स्कोर ये और इनका इतना, अगले साल मैं इतना करूंगा। आज शहरों में कॉम्पिटिटिव, हर नगर निगम, बड़ा शहर, छोटा मीडियम साइज शहर, उसका मेयर या उसका जो कमिश्नर है वो कॉम्पिटिटिव हो रहा है कि मेरे को कैसे भी अपनी रैंकिंग सुधार के अगले साल इसमें इंक्लूड, इसमें शामिल तो होना। ये कॉम्पिटिटिवनेस की भावना बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रोडक्ट है। बिल्कुल कि हम सबसे बेहतर हो जाएं। एक बड़ी बात इसमें अगर देखने को मिली है कि जो फैसले लेने की शक्ति है, अपनी नीतियां बनाने की जो पूरी संकल्पना सोच है, वो नीचे से ऊपर तक जाए, ऊपर से नीचे नहीं। ये प्रक्रिया इस स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में बदली है। ज़रूर। देखिए, एक जो स्मार्ट सिटी का मतलब यही नहीं है कि आप एक नया, एक अच्छा एक शहर बना ले। इसका मतलब ये भी है कि इसका जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है, और एक तीन चीज़ें हैं एक्चुअली। एक तो है गवर्नेंस स्टैंडर्ड, दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, और तीसरा बात है हर चीज़ जो गवर्नेंस जो होगा वो डिजिटाइज्ड होगा, डिजिटल होगा, जिसे आप ई गवर्नेंस कह रहे हैं। वो तीनों चीज़ अगर आप साथ देखें, उससे आपकी जो देश की जो 100 सिटीज़ की बात कर रहे हैं, और उसमें अभी तक हमें अभी साफ ये क्लियर नहीं हुआ कि वो कंपटीशन के तरह हम 100 को जाएंगे या इनको आवंटित किया जाएगा कि भाई 100 शहर हैं, आप अपने आप इनको स्मार्ट सिटी बनाइए। क्योंकि अगर आप देश की एक आर्थिक अवस्था को देखें, उसमें एक बहुत बड़ा जो जनता जो है वो गांव से बाहर आकर शहर में तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक शहरीकरण था, जो बड़े बड़े 4-5 शहरों पे उसको दबाव, अगर उसको आप टैकल करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल सिटीज, उनको इम्प्रूव करना बहुत बड़ी जरूरत, इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये अपने आप में ये भी दिखाता है कि किस तरह से जो पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है उसमें भी एक नई परिभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वल्लभ, आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। भट्टाचार्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम 2 साल मोदी सरकार में इतना ही। नमस्कार।